गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। क्रैक यूपीएससी एग्जाम यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज है 12 जून और 12 जून 2021 के रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे वो हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। मित्रों, हमने ये करंट अफेयर्स के क्वेश्चन द हिंदू, पीएबी, इंडियन एक्सप्रेस, फाइनेंशियल एक्सप्रेस, दैनिक जागरण जैसे इंडिया के लीडिंग न्यूज़पेपर में से लिए ताकि आपकी हर एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण बन सके, साथ ही में आपके नॉलेज के लिए इंक्रीमेंट लाने के लिए और देश और दुनिया में रोज बरोज कैसी घटनाएं घटती है इन सब के बारे में जानने के लिए भी ये करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और हाँ मित्रों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। साथ ही में बेल आइकन का बटन जरूर दबा देना ताकि हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आप सबको मिल सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं मित्रों। आज का पहला क्वेश्चन, हाल ही में सरकार ने किसको 5 mH यानी कि मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम देने की शुरुआत की है? तो इसका आंसर है ए, रेलवे। तो हाल ही में मित्रों सेंट्रल गवर्नमेंट ने इंडियन रेलवे को 5 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम देने की शुरुआत की है। ओके, अब ये क्या है? तो मित्रों हाल ही में यूनियन कैबिनेट ने इसके लिए मंजूरी दी है। यह स्कीम मित्रों आत्मनिर्भर भारत के तहत शुरू की जाएगी। यह स्पेक्ट्रम का जो उपयोग है वो लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन की सुविधा को देने के लिए शुरू की जाएगी और मोबाइल, ट्रेन, रेडियो कम्युनिकेशन अच्छे काम से हो सके, इसीलिए मित्रों ये 5 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम की जो है वो अप्रूवल जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दी गई है। अब इंडियन रेलवे को दी गई है, तो प्रेजेंट टाइम पे हमारे इंडियन रेलवे के मंत्री कौन है? तो हमारे रेल मंत्री पीयूष गोयल। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में एनएचपीसी लिमिटेड ने किसके साथ ई मोबिलिटी एग्रीमेंट साइन किया है? तो इसका आंसर है सी, पावर ग्रिड। तो हाल ही में मित्रों पावर ग्रिड क्या है? सीईएसएल के साथ मित्रों ई मोबिलिटी जो एग्रीमेंट है वो साइन किया है। ओके, तो हाल ही में एनएचपीसी लिमिटेड ने सीईएसएल के साथ मिलकर एक ई मोबिलिटी जो एग्रीमेंट है वो साइन किया। सीईएसएल यानी एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड, इसके साथ किए ताकि जो एनर्जी की जो एफिशिएंसी है उनको बढ़ा सके। ओके, और रिन्यूएबल एनर्जी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा काम करने के लिए जो है एनएचपीसी यानी कि एनएचपीसी के साथ जो है वो एग्रीमेंट साइन किया है। अब एनएचपीसी के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1975 में। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? फरीदाबाद में। और प्रेजेंट टाइम पे इसके चेयरमैन कौन है? तो अभय कुमार सिंह प्रेजेंट टाइम पे इसके चेयरपर्सन है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार, नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार 2020 से लेकर 2050 तक इंडिया कितने रुपए का फ्यूल बचाएगा? तो इसका आंसर है डी, 311 लाख करोड़ रुपए। तो हाल ही में मित्रों नीति आयोग के द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई है और इस रिपोर्ट में उन्होंने बताया था कि भारत जो है वो 2020 से लेकर 2050 तक यानी कि अगले 30 साल के अंदर भारत जो है मित्रों वो 311 लाख करोड़ रुपए जो है वो फ्यूल का बचाएगा। क्योंकि आप सब जानते होंगे कि अब दिन ब दिन जो है वो भारत जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी इन सब पे काम कर रहा है। ओके, और साथ ही में मैंने पिछले 2-3 वीडियो के पहले मैंने आप सबको बताया था कि अब भारत का टारगेट 2025 से पेट्रोल में 20% इथेनॉल का जो है वो टारगेट रखा गया है। ओके, तो 80% पेट्रोल यूज होगा, 20% उसमें इथेनॉल होगा, ताकि जो है वो 20% जो हम बचा सकते हैं बराबर वो बचा सकते हैं। तो इसीलिए मित्रों हाल ही में जो नीति आयोग है उनके द्वारा ये रिपोर्ट जो है वो दी गई है। ओके, इसके मुताबिक क्या होगा कि भारत की जो लॉजिस्टिक कॉस्ट होगी वो 4% से भी कम हो जाएगी। ओके, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा इथेनॉल का यूज़ जो है वो हम फ्यूल में कर सकते हैं। ओके, इसीलिए अब नीति आयोग, नीति का फुल फॉर्म क्या है? तो नीति का फुल फॉर्म है नेशनल ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ओके, तो इसका ये फुल फॉर्म है। नीति आयोग की शुरुआत कब हुई थी? तो 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की शुरुआत की गई थी। इससे पहले क्या था? तो नीति आयोग की जगह इससे पहले था आयोजन पंच, और आयोजन पंच की शुरुआत कब की गई थी?
तो 1950 में मित्रों आयोजन पंच की शुरुआत की गई थी। 1950 में आयोजन पंच की शुरुआत की गई थी और 2014 तक 12 आयोजन पंच जो है वो गठित हुए थे। ओके, उसके बाद मित्रों नरेंद्र मोदी के द्वारा इस आयोजन पंच की जगह पे नीति आयोग को लाया गया और तब से नीति आयोग जो है वो कार्य कर रहे हैं। नीति आयोग का मुख्यालय कहाँ पे? न्यू दिल्ली में। और प्रेजेंट टाइम में हम बात करें तो नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो नीति आयोग के अध्यक्ष है हमारे जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, वही है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? राजीव कुमार। और नीति आयोग के सीईओ कौन है? तो अमिताभ कांत नीति आयोग के सीईओ है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसके द्वारा इंडिया का पहला VSC आधारित HVDC पावर सिस्टम बनाया गया है? तो इसका आंसर है मित्रों C, पावर ग्रिड। तो हाल ही में मित्रों पावर ग्रिड के द्वारा भारत का पहला वोल्टेज सोर्स कन्वर्टर HDVC सिस्टम जो है वो तैयार किया गया है। इसके तहत क्या होगा कि 2000 मेगावाट की पावर को ट्रांसफर करने की महत्तम क्षमता ये रखता है। 2000 मेगावाट जो पावर से वो आप एक जगह से लेकर दूसरे जगह ट्रांसफर भी कर सकते हैं। ऐसी जो एक सिस्टम है वो पावर ग्रिड के द्वारा तैयार की गई है। अब पावर ग्रिड के द्वारा तैयार की गई है तो पावर ग्रिड के बारे में जान लेते हैं मित्रों। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1989 में। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? गुड़गांव में। और प्रेजेंट टाइम पे इसके सीईओ कौन है? तो के श्रीकांत प्रेजेंट टाइम पे मित्रों इसके सीईओ है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस और इंडिया के बीच, किस कंट्री और इंडिया के बीच पहली एनर्जी फोरम वर्चुअल रखा गई है? तो इसका आंसर है ए, मोरक्को। तो हाल ही में मित्रों भारत और मोरक्को के बीच पहली एनर्जी फोरम वर्चुअल मीटिंग जो है वो रखी गई। अब ये वर्चुअल मीटिंग रखी क्यों गई है मित्रों? ताकि एनर्जी के बारे में बात कर सके। एनर्जी के बारे में भारत और इंडिया जो है वो भारत और मोरक्को जो है उसके लिए जो अच्छी से अच्छी जो कदम जो है वो उठा सके, इसीलिए मित्रों। तो अब मोरक्को के साथ की गई है तो मोरक्को के बारे में जान लेते हैं मित्रों। मोरक्को की कैपिटल क्या है? रबात। मोरक्को की करेंसी क्या है? मोरक्कन दिरहम। और मोरक्को के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो सदैउद्दीन ओथमानी प्रेजेंट टाइम पे मोरक्को के प्राइम मिनिस्टर है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसके पूर्व सचिव अनूप चंद्र पांडे को नया निर्वाचन आयुक्त यानी कि इलेक्शन कमिश्नर नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है सी, उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश के पूर्व सचिव और उत्तर प्रदेश कैडर के IAS ऑफिसर अनूप चंद्र पांडे को अब न्यू इलेक्शन कमिश्नर जो है वो नियुक्त किया गया। आप सबको मालूम ही होगा कि हाल ही में मित्रों सुशील चंद्रा को चीफ इलेक्शन कमिश्नर के तौर पे नियुक्त किया गया था और इसीलिए मित्रों इलेक्शन कमिश्नर की जो पोस्ट थी वो खाली पड़ी थी और इसीलिए अब अनूप चंद्र पांडे को उस पोस्ट पर नियुक्त किया गया है। ओके, तो मित्रों इलेक्शन कमिश्नर के बारे में हम बात करें तो इलेक्शन कमीशन जो है वो इलेक्शन कमीशन वो एक स्वायत्त और संवैधानिक प्राधिकरण है। वो एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। हमारे देश में इलेक्शन करने के लिए इलेक्शन करवाने वाली एक संस्था है। ओके, अनुच्छेद नंबर 324 के तहत संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति इसके पदों के निर्वाचन के लिए संचालन, निर्देशन, नियंत्रण और निर्वाचक मतदाता की सूची तैयार करने के लिए निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया था। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 25 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना हुई थी और इसीलिए मित्रों हर साल 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है वो मनाया जाता है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस सरकार के द्वारा एक स्मार्ट किचन प्रोजेक्ट की घोषणा की गई है? तो इसका आंसर है डी, केरल। तो हाल ही में मित्रों केरल गवर्नमेंट के द्वारा एक योजना की शुरुआत की गई जिसका नाम है स्मार्ट किचन प्रोजेक्ट। अब ये है क्या? तो इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि रसोई घरों का आधुनिकीकरण करना और घरेलू कामकाज में गृहिणियों को सामने आने वाली जो कठिनाई होती है उनको कम करने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना का कार्यान्वयन एक राज्य के द्वारा संचालित चीट फंड
एवं ऋणदाता फर्म केरल राज्य वित्तीय उद्यम के द्वारा किया जाता है। इस ऋण पर लगने वाले जितने भी ब्याज होते हैं उनको लाभार्थी, स्थानीय स्वशासी निकाय और राज्य सरकार के माध्यम से उसे साझा किया जाएगा। ओके, अब केरल सरकार के द्वारा किया गया है तो केरल के बारे में जान लेते हैं मित्रों। केरल की कैपिटल क्या है? तिरुवनंतपुरम। केरल के चीफ मिनिस्टर कौन है? तो पिनराई विजयन। और केरल के राज्यपाल कौन है? तो आरिफ मोहम्मद खान प्रेजेंट टाइम पे केरल के राज्यपाल है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तटीय देश बिटकॉइन को कानूनी मान्यता देने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? तो इसका आंसर है ए अल साल्वाडोर। तो हाल ही में मित्रों अल साल्वाडोर जो है वो कंट्री वो बिटकॉइन को कानूनी मान्यता देने वाला दुनिया का पहला देश बन चुका है। ओके, अब वहाँ पे जो बिटकॉइन है वो उसके जो रेगुलर जो हम कहते हैं कि यूजिस में भी बिटकॉइन को यूज़ किया जाएगा। ओके, ये एक मित्रों सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज है, बराबर। और अल साल्वाडोर जो है वो विभिन्न देशों में काम करने वाले साल्वाडोरियो के द्वारा भेजे जाने वाले धन पर काफ़ी निर्भर रहती है। इस राशि का देश की कुल जीडीपी का 20% से भी अधिक योगदान होता है। परंतु इस राशि का जो अधिकतर जो भाग है वो बिचौलिए यानी कि जो बीच में जो लोग होते हैं वही लोग ले जाते हैं, इसीलिए उनको जो पहुंचना चाहिए वहाँ पे वो पहुंचता नहीं है। बिटकॉइन के माध्यम से क्या होगा कि 1 मिलियन से भी अधिक निम्न आयु वाले परिवारों को प्राप्त होने वाली राशि में हर साल अरबों रुपयों के बराबर वृद्धि हो सकती है। और अल साल्वाडोर में 70% से अधिक आबादी के पास तो बैंक अकाउंट ही नहीं है और अनौपचारिक अर्थव्यवस्था पर वो लोग निर्भर रहते हैं। ओके, और इसीलिए मित्रों देश में वित्तीय समारोह को बढ़ाने के लिए, वित्तीय प्रावधानों को बढ़ाने के लिए अल साल्वाडोर के द्वारा ये फर्स्ट ऐसी कंट्री बन चुकी है कि वहाँ पे अब रेगुलर में भी बिटकॉइन का यूजेस हो सकता है, रेगुलर ट्रेडिंग में हो सकता है, रेगुलर दुकानों में भी बिटकॉइन का यूजेस हो सकता है। कोई भी पेमेंट करना हो, कोई भी रिसीव करना हो तो उन सब में बिटकॉइन के साथ ही ये हो सकता है। ये एक मित्रों सेंट्रल अमेरिकन कंट्री है। ओके, तो मित्रों आगे चलते हैं। मित्रों आज के फैक्ट के बारे में हम बात करें तो सबसे पहला फैक्ट है इंडियो थाई कॉर्पेट। ये इंडिया और थाईलैंड के बीच होने वाली एक डिफेंस एक्सरसाइज है। मित्रों ये हर साल होती है भारतीय नौसेना और रॉयल थाई नौसेना के बीच। हर साल मित्रों ये इंडो थाई जो कॉर्पेट जो युद्ध अभ्यास है वो हर साल होता है। और इस साल कौनसवां संस्करण था? तो इस साल 31वां संस्करण था। ओके, आपकी डिफेंस की कोई एग्जाम दे रहे हो आप या कोई सी भी एग्जाम में मित्रों एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भारत और थाईलैंड के बीच हाल ही में कौन सा युद्ध अभ्यास हुआ है, तो इसका आंसर है इंडो थाई कॉर्पेट। ओके, इसका 31वां संस्करण इस साल आयोजित किया गया था। और ये कहाँ पे आयोजित किया जाएगा? तो अंडमान सागर में इसको आयोजित किया जाएगा। ओके, चलते हैं आज के दूसरे फैक्ट के बारे में और वो फैक्ट है मित्रों देहिंग पटकाई नेशनल पार्क। तो हाल ही में मित्रों असम में देहिंग पटकाई जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी उसको देहिंग पटकाई नेशनल पार्क में कन्वर्ट किया गया है। और ये मित्रों असम का 7वां नेशनल पार्क है और भारत में तीसरा सबसे अधिक नेशनल पार्क वाला जो कोई राज्य बन चुका है वो है असम। ओके, बात करें तो भारत में सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क 12 नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है। उसके बाद अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 9 नेशनल पार्क है और तीसरा अब असम बन चुका है, वहाँ पे 7 नेशनल पार्क है। कुछ दिन पहले ही मित्रों 6ठा नेशनल पार्क जो है वो रायमोना को बनाया गया था। ओके, रायमोना असम का 6ठा नेशनल पार्क जो है वो मनाया गया था। ओके, कौन कौन से नेशनल पार्क है असम में? काजीरंगा, मानस, नामोरी, ओरंग, डिब्रू, रायमोना और सातवां तो यही बन चुका है मित्रों देहिंग पटकाई नेशनल पार्क। इसमें बाघ और क्लाउड तेंदुए जो होते हैं और उसके सहित सरीसृप और स्तनधारियों के 47 प्रजाति इसमें पाई जाती है। ओके, और इसीलिए अब इसको नेशनल पार्क में कन्वर्ट करा गया है। ओके, अब असम के बारे में जान लेते हैं मित्रों। असम की कैपिटल क्या है? दिसपुर। असम के चीफ मिनिस्टर कौन है? हेमंता बिस्वा शर्मा।
और असम के गवर्नर कौन है, तो जगदीश मुखी प्रेजेंट टाइम पे असम के गवर्नर। ओके गाइज, तो गाइज आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच गाइज। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना, मैं आपके हर कमेंट का आंसर जरूर दूंगा। और हाँ मित्रों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। साथ ही में बेल आइकन का बटन जरूर दबा देना ताकि हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आप सबको मिल सके। थैंक यू सो मच गाइस।